गुड मॉर्निंग बच्चों। DDM BBS सेकेंडरी स्कूल में आपका स्वागत है। आप लोग घर पे सेफ होंगे, स्वस्थ होंगे, यही कामना हम लोग करते हैं। हम पढ़ रहे थे लोकतांत्रिक राजनीति, इसका हमने फर्स्ट पार्ट पढ़ा था और उसमें हम फर्स्ट पार्ट में सत्ता की साझेदारी ये लेसन हम लोग कर रहे थे और इसके अंदर हमने इसका परिचय पढ़ा था और इसके अलावा बेल्जियम की जो स्थिति थी उस समय उसके बारे में हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे कि श्रीलंका की उस समय स्थिति कैसी थी। तो बेल्जियम में थोड़ा सा मैं आपको फिर से बता देती हूँ कि बेल्जियम में हमने क्या पढ़ा था। यूरोप एक छोटा सा देश है, यूरोप का। कौन? बेल्जियम एक छोटा सा देश है और क्षेत्रफल में ये हमारा जो भारत का हरियाणा राज्य है उसके बराबर है और इसकी जो जनसंख्या है, आबादी है, लगभग 1 करोड़ है। और ये समाज की जो बनावट है उसमें अलग अलग तरह के समाज हैं और उसकी बनावट वहाँ पे बहुत अधिक जटिल है। इसके अलावा देखो वहाँ की जो जातीय बनावट है वो कैसी थी। 59% वहाँ डच भाषी थे और वो फ्लेमिश इलाकों में रहते थे। 40% फ्रेंच भाषी थे जो वेलोनिया इलाका में रहते थे और जो 1% थे वो कौन सी भाषा बोलने वाले लोग थे? जर्मनी भाषा बोलने वाले लोग थे। इसके अलावा उसकी राजधानी कौन सी थी? ब्रुसेल्स थी और उस राजधानी के अंदर जो 80% लोग थे वो फ्रेंच भाषा बोलते थे और बाकी के जो 20 बच गए वो कौन सी भाषा बोलते थे? डच भाषा बोलते थे। फ्रेंच क्या थे? कम आबादी के थे लेकिन ज़्यादा समर्थशाली और शिक्षित थे। और इसके अलावा जो डच थे वो बहुत अधिक भाषा बोलने वाले थे लेकिन उनका विकास नहीं हुआ था शिक्षा के क्षेत्र के अंदर। इसलिए 1950 से 1960 के मध्य के दशक यानी 10 सालों के अंदर दोनों देशों के मतलब दोनों भाषाओं के लोगों के बीच में तनाव बढ़ गया और तनाव बढ़ने से वहाँ पे गृह युद्ध हुआ और उस गृह युद्ध के कारण वहाँ की आर्थिक स्थिति क्या हो गई थी? बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। आज हम पढ़ेंगे इसके अंदर श्रीलंका। क्या पढ़ेंगे? श्रीलंका की स्थिति उस समय कैसी थी। तो हम पढ़ेंगे श्रीलंका की स्थिति। आज हम ये टॉपिक पढ़ेंगे इसके अंदर श्रीलंका की स्थिति। जो श्रीलंका है वो आप लोगों को पता है, आपने भारत का नक्शा देखना और भारत के नक्शे के नीचे बिल्कुल इस तरह से बना हुआ है। ये भारत का नक्शा है और इसके नीचे बिल्कुल ऐसे बना हुआ है और इसके चारों तरफ क्या है? पानी पानी बना हुआ है। इसलिए इस जगह को यानी श्रीलंका को क्या कहते हैं? द्वीपीय देश कहते हैं। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे कि एशिया का एक द्वीपीय देश। ठीक है, द्वीपीय देश का मतलब समझ गए? जिसके चारों तरफ पानी हो। अब देखिए ये जो है ये तमिलनाडु जो है उसकी दक्षिण दिशा में, पता है ना आपको मैप में मैप है उसमें ऊपर पूर्व दिशा, नीचे दक्षिण दिशा, नीचे क्या है ऐसा, इधर क्या है पूर्व और इधर है पश्चिम। ठीक है, ऐसे मैप हम देखते हैं। तो जो ये तमिलनाडु है यहाँ के इसके दक्षिण दिशा में क्या है? श्रीलंका है। तो देखो तमिलनाडु के दक्षिणी तट से कुछ दूर
कुछ किलोमीटर दूरी पर है। ठीक है। तीसरा देखो, हरियाणा के बराबर है। बेल्जियम भी कितना था? हरियाणा के बराबर। और ये भी कितना है? हरियाणा के बराबर। हमारे भारत का एक राज्य है हरियाणा, और उसका जितना क्षेत्रफल है उतना ही किसका क्षेत्रफल है? श्रीलंका का क्षेत्रफल। और इसकी आबादी कितनी है? आबादी यानी जनसंख्या जो है, उसकी जनसंख्या कितनी है? 2 करोड़। ठीक है। अब देखो इसकी जातीय बनावट, जैसे बेल्जियम की थी वैसे ही इसकी भी जातीय बनावट है। मतलब अलग अलग जाति के लोग यहाँ पे रहते हैं। तो देखो इसकी जातीय बनावट क्या है। यहाँ भी कई जातीय समूह रहते हैं, कई जातीय समूह। रहते हैं। ठीक है। यहाँ पर भी कई जातीय, इसमें जातीय बनावट का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर भी कई तरह के जातीय रहते हैं। मतलब यहाँ भी कई तरह की जातियाँ रहती है, जैसे सिंहली, ये कितने वहाँ पे 74% है। कहाँ पे? श्रीलंका में। और इसमें जो ज़्यादातर लोग हैं वो कौन है? अधिकतर जो लोग हैं वो बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं। बौद्ध धर्म के, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन धर्म, ऐसे अलग अलग धर्म के लोग होते हैं। वैसे ही सिंहली भाषा बोलने वाले 74% लोग हैं। और ये कौन से लोग बोलते हैं? कौन से धर्म के लोग बोलते हैं? बौद्ध धर्म के लोग ज़्यादा बोलते हैं। अब देखो इसके बाद में है तमिल। तमिल भाषा कितने लोग बोलते हैं? 18% लोग क्या बोलते हैं? तमिल भाषा बोलते हैं। और इसमें कौन आते हैं? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जो भी वहाँ पे है, दूसरी जो जातियाँ हैं वो सारे इसमें आते हैं। मुसलमान और जो अन्य जातियाँ हैं, छोटे छोटे कबीलों के रूप में रहती हैं, वो वहाँ पे कौन सी भाषा बोलते हैं? तमिल भाषा बोलते हैं। अब देखो जो ये तमिल भाषा बोलते हैं ये कितने कैसे बोलते हैं? ये जो तमिल भाषा बोलते हैं ये देखो आप लोग, ये कौन बोलते हैं? एक तो जो वहाँ पे मूल तमिल रहते हैं, कौन रहते हैं? मूल तमिल। मूल तमिल का मतलब होता है जो वहाँ उनका जन्म हुआ है, जो वहाँ के मूल निवासी हैं, वो कौन हो गए? मूल तमिल। तो तमिल भाषा बोलने वालों में एक है मूल तमिल। मूल तमिल। और ये कितने हैं? 13%। ठीक है। इसके अलावा वहाँ पे ईसाई है, वो कितने हैं? ईसाई 7%। ठीक है। और ये जो दोनों भाषा है, ये जो दोनों भाषा है तमिल और कौन सी है? सिंहली और तमिल, ये जो दोनों भाषा है ये भारतीय तमिल जो वहाँ जाके बस चुके हैं वो भी बोलते हैं। तो भारतीय जो तमिल है वो 5% लोग बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया? देखो क्या हुआ कि श्रीलंका है, वहाँ पे जातीय बनावट अलग अलग है और वहाँ पे सिंहली और तमिल दो तरह के लोग हैं, मतलब दो तरह की भाषाएं बोली जाती है।
सिंहली भाषा 74% लोग बोलते हैं, और ये अधिकतर क्या है, ये बौद्ध धर्म के लोग हैं। कितने हैं? सिंहली 74% है, और ये अधिकतर बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं। इसके अलावा वहाँ पे तमिल भाषा भी बोली जाती है, और वो लोग बोलते हैं 18% लोग। इसमें 18% जो ये है, इसमें कौन कौन है? इसमें हिंदू है, मुसलमान है, और अन्य जातियाँ भी इसमें सम्मिलित होती है। अब देखो, ये जो तमिल भाषा है, ये वहाँ पे कौन बोलता है? ये जो वहाँ के मूल तमिल, यानी जो वहाँ बसे हुए हैं, जो वहाँ के निवासी हैं, वो 13% बोलते हैं, और जो ईसाई है वो 7% बोलते हैं, और जो भारतीय तमिल है वो 5% बोलते हैं। यानी भारत से जाके वहाँ पे जो बस गए हैं लोग, वो तमिल भाषा बोलती हैं, तो वो कौन से हो गए? भारतीय तमिल। और वहाँ पे दोनों भाषाएं कौन सी हैं? सिंहली और तमिल। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखो कि श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद क्या था। अब आप लोग ये पॉइंट देखिए, श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद, यानी श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद का मतलब क्या? बहु यानी बहुत सारी, जो संख्या में होते हैं वो होते हैं बहुसंख्यकवाद। तब देखो आप लोग, जब श्रीलंका 1948 में क्या हुआ था? श्रीलंका 1948 में क्या हुआ था? आज़ाद हुआ था। आज़ाद हुआ था, जैसे हमारा भारत आज़ाद हुआ था ना, वैसे ही श्रीलंका भी आज़ाद हुआ था। कब? 1948 में आज़ाद हुआ था। अब देखो आप लोग, 1956 में सिंहली की एकमात्र राजभाषा का दर्जा दे दिया गया। श्रीलंका में कौन सी भाषाएं बोली जाती थी? एक बोली जाती सिंहली, दूसरी बोली जाती थी तमिल। लेकिन जब श्रीलंका आज़ाद हुआ 1948 में, तो 1956 में जब इनका संविधान बनाया गया, तो उस समय जो सिंहली भाषा थी उसको क्या बना दी गई थी? वहाँ की राजभाषा बना दी गई थी। जैसे अपने भारत में हिंदी क्या है? एक राजभाषा है। उसी तरह से 1956 में सिंहली भाषा को क्या बना दिया गया था? एकमात्र राजभाषा बना दी गई थी। देखो, सिंहली को एकमात्र राजभाषा का दर्जा दिया गया। ठीक है, जो सिंहली थी उसको सिर्फ राजभाषा का दर्जा दिया गया। अब देखो, जब सिंहली को राजभाषा का दर्जा दे दिया गया, तो क्या क्या घटनाएं घटी? विश्वविद्यालयों तथा सरकारी जो नौकरी थी, सरकारी नौकरियों में सिंहलियों को प्राथमिकता क्या हुआ? जो विश्वविद्यालय थे या जो सरकारी नौकरी जिसको मिलती थी, तो उसमें जो पेपर किया जाता था वो कौन सी भाषा में होता था? सिंहली भाषा में होता था। तो जो विश्वविद्यालय थे, जो सरकारी नौकरियां मिलती थी, उसमें सिंहली भाषा को प्राथमिकता दी गई थी। प्राथमिकता यानी पहले, जो भाषा अच्छी तरह सिंहली भाषा जानता है उसको पहले नौकरी मिलती थी, या विश्वविद्यालय में उसको एडमिशन मिलता था, या वहाँ पे नौकरी मिलती थी, जो भी व्यवस्था थी। फिर देखो, संविधान में बौद्ध धर्म का संरक्षण और बढ़ावा दोनों के प्रावधान होने लगे। देखो, संविधान जो था, संविधान में
बौद्ध धर्म को संरक्षण तथा बढ़ावा देखो बच्चों, ये मैंने बता दिया कि विश्वविद्यालय तथा सरकारी नौकरियों में सीनियरों को प्राथमिकता दी जाने लगी। इसके बाद में देखो जो संविधान बनाया गया था, संविधान में बौद्ध धर्म को संरक्षण तथा बढ़ावा देने का भी प्रावधान रखा गया। बौद्ध धर्म क्या था? बौद्ध धर्म क्या थे? बौद्ध धर्म के जो अनुयायी थे, बौद्ध धर्म को जो मानने वाले लोग थे, उनको 74% सिंहली भाषा बोलते थे। कौन लोग? जो बौद्ध धर्म के लोग थे वो लोग कौन सी भाषा बोलते थे? सिंहली भाषा बोलते थे। और सिंहली भाषा जो थी वो क्या थी? एकमात्र राजभाषा थी। राजभाषा का दर्जा दिया गया था। इसलिए संविधान में वो जो बौद्ध धर्म था उसको संरक्षण का बढ़ावा दिया गया, यानी संरक्षण उसको अधिक बढ़ावा दिया गया था। सभी जो राजनीतिक पार्टियां सिर्फ सिंहलियों पर ध्यान देती थी, और जितनी भी श्रीलंका में राजनीतिक पार्टियां थी, राजनीतिक पार्टियां कैसे? जैसे हमारे बीजेपी है, कांग्रेस है, आप है, ऐसे अलग अलग जो पार्टियां हैं, वहाँ पर भी अलग अलग जो पार्टियां थी, और वो सभी पार्टियां क्या करती थी? सिंहलियों पर ध्यान अधिक देती थी। जो भी सिंहली भाषा जानता था उन लोगों को वैरायटी दी जाती थी, प्रथम यानी प्राथमिकता दी जाती थी। चाहे कोई भी वो नौकरी हो या विश्वविद्यालय में एडमिशन हो या कोई भी कार्य हो, कोई भी कार्य हो, उसमें इनको संरक्षण या बढ़ावा दिया जाता था। और राजनीतिक पार्टियां भी उसको बढ़ावा देती थी। तमिलों की मांगों या उनके साथ हो रहे भेदभाव को दरकिनार किया गया। और जो तमिल भाषा बोलने वाले लोग थे उनके साथ में क्या होता था? भेदभाव होता था। और उस भेदभाव को उन्होंने एक साइड में कर दिया, यानी दरकिनार कर दिया। चाहे ये लोग जुलूस निकाले या अपनी मांगों को सरकार के सामने रखें, कुछ भी करें, इस पे कोई भी ध्यान नहीं दिया जाता था। अब आगे देखो बच्चों, अगला चौथा पॉइंट देखो। इन भेदभावों से तमिलों में नाराजगी तथा तमिल और सिंहली समुदायों के बीच तनाव, यानी ये जो भेदभाव थे, कौन से भेदभाव थे? नौकरियों में, विश्वविद्यालयों में, राजनीतिक जो पार्टियां थी उनमें, इन सब से जो नाराज हो गए थे तमिल, तो इन भेदभावों से तमिलों में नाराजगी तथा तमिल और सिंहली समुदाय के बीच तनाव बढ़ गया। यानी जब इन लोगों में नाराजगी हुई, सिंहली में और तमिल भाषा, दोनों भाषा के लोगों में जब नाराजगी हुई तो दोनों में क्या बढ़ गया था? तनाव बढ़ गया था। अब देखो, श्रीलंकाई तमिल राजनीतिक पार्टियों का निर्माण अपनी मांगों को पूरा करवाने के लिए करने लग गए। यानी जो श्रीलंका में तमिल भाषा बोलने वाले लोग थे वो अपनी राजनीतिक पार्टियों का निर्माण करने लग गए। क्यों? क्योंकि उनको अपनी जो मांगे थी वो पूरी करवानी थी। इसलिए तमिल भाषा बोलने वाले लोग भी अपनी क्या बनाने लग गए थे? राजनीतिक पार्टियां बनाना शुरू कर दिया था। क्यों? क्योंकि वो भी अपनी मांगों को पूरा करवाना चाहते थे। क्यों? क्योंकि जो सिंहली जो राजनीतिक पार्टियां थी उन्होंने तमिल भाषा बोलने वालों से किनारा कर लिया था। अब देखो अगला पॉइंट देखो, तमिलों की मांग, कि तमिलों में क्या क्या मांग रखी थी। तमिलों की मांग कि तमिल भाषा बोलने वाले लोगों ने क्या क्या अपनी मांग रखी थी। इन्होंने क्या कहा कि तमिल को भी राजभाषा का दर्जा दिया जाए। इन्होंने क्या कहा कि जो तमिल भाषा है, तमिल भाषा को भी क्या किया जाए? राजभाषा का दर्जा दिया जाए। राजभाषा का दर्जा, ठीक है। फिर अगला पॉइंट देखो, क्षेत्रीय स्वायत्तता। क्षेत्रीय, ये क्षेत्रीय क्या होता है?
जहाँ वो लोग रह रहे हैं, जिस इलाके में रह रहे हैं। जैसे आप जिस क्षेत्र में रहते हो वो आपकी क्या हो गई, क्षेत्रीय स्वायत्तता हो गई। तो ये क्षेत्रीय स्वायत्तता, ये भी इन्होंने मांग रखी कि हम जिस क्षेत्र में रहते हैं वहाँ हमारी अपनी भाषा होनी चाहिए, हमारी मांगे वहाँ से पूर्ण होनी चाहिए, और हमारी जो पार्टी है उसको, राजनीतिक पार्टी को सरकारी मान्यता मिलनी चाहिए। तीसरा देखो, शिक्षा और जो रोजगार था उसके लिए भी इन्होंने संघर्ष किया था। यानी हमें शिक्षा मिलनी चाहिए, सिंहली भाषा बोलने वालों के बराबर हमें शिक्षा मिलनी चाहिए, और हमें उनके बराबर ही क्या मिलना चाहिए, रोजगार मिलना चाहिए। तो जो सिंहली थे वो शिक्षा तथा रोजगार के लिए संघर्ष कर रहे थे। ठीक है बच्चों, इन्होंने अपनी मांगे रखी, 3 मांगे इन्होंने रखी थी। कौन कौन सी? कि तमिल भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया जाए, हमें क्षेत्रीय स्वायत्तता मिलनी चाहिए, और शिक्षा तथा रोजगार के लिए भी हम संघर्ष करेंगे, उसमें भी हमें बराबर का हक मिलना चाहिए। अब आगे देखो इससे क्या हुआ, क्या मतलब फर्क पड़ा दोनों भाषा के लोगों पे, श्रीलंका में क्या स्थिति उस समय हो गई थी इन कारणों से। अब देखो आगे, में दशक 1980 के दशक में उत्तर पूर्वी श्रीलंका जो थी, उत्तर पूर्वी श्रीलंका स्वतंत्र तमिल इल्म तमिल सरकार बनाने को लेकर अनेक संगठन बने। ठीक है, 1980 के दशक में, यानी जब 1980 था उस समय उत्तर पूर्वी जो श्रीलंका थी उसमें स्वतंत्र तमिल, उसको इलम भी कहा जाता है, मतलब जो स्वतंत्र तमिल अपना संघर्ष कर रहे थे तो उनको इल्म कहा जाता था। तो जो स्वतंत्र तमिल थे वो सरकार बनाने को लेकर अनेक संगठन बनाने लग गए थे, यानी अलग अलग तरह के संगठन बन गए थे। किसके? मतलब तमिल जो भाषा बोलते थे उन लोगों के। आगे चलकर यह अविश्वास गृह युद्ध में तब्दील हो गया। क्या हुआ आगे चलकर, जब सरकार बनाने का, संगठन बनाने का इनमें संघर्ष होने लग गया तो आगे चलकर इन दोनों में क्या हो गया, अविश्वास पैदा हो गया और गृह युद्ध में तब्दील हो गया। गृह युद्ध क्या होता है? श्रीलंका के अंदर जो युद्ध शुरू हुआ था वो होता है गृह युद्ध। बाहर से जो आक्रमण करते हैं वो होता है दो देशों के बीच में युद्ध, और एक ही देश में उन्हीं के लोगों द्वारा या अन्य अलग अलग जातियों द्वारा, अलग अलग भाषा बोलने वालों के द्वारा अगर युद्ध होता है,
मतलब अंदर देश के, तो वो क्या हो गया, गृह युद्ध हो गया। तो यह गृह युद्ध किन किन के बीच में था? श्रीलंका के अंदर यह गृह युद्ध सिंहली और तमिल भाषा बोलने वाले लोगों के मध्य शुरू हुआ था। इसमें क्या हुआ देखो, हजारों लोग मारे गए। क्या हुआ था? हजारों लोग मारे गए। ठीक है, और अनेक लोग शरणार्थी बन गए। शरणार्थी क्या होता है? किसी दूसरी जगह जाकर शरण ले लेना। तो जब युद्ध हुआ, उनके घर बार सब जो थे कुछ, वो क्या हो गए, नष्ट हो गए। तो इन्होंने कहीं दूसरी जगह जाके शरण ले ली, तो वो शरणार्थी हो गए। और अनेक लोग शरणार्थी बन गए। ठीक है, इसके अलावा क्या हुआ, बहुत से लोगों की रोजी रोटी भी क्या हो गई थी, चौपट हो गई थी। जब युद्ध होगा तो आर्थिक स्थिति खराब होगी, हजारों लोग मारे जाएंगे, उनके जो परिवार के सदस्य थे, जो कमाने वाला था वही मारा गया, तो वो क्या हो गई, उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई। और जो रोजी रोटी थी वो क्या हो गई थी, चौपट हो गई। तो रोजी रोटी थी वो क्या हो गई, चौपट हो गई। ठीक है, क्या क्या हुआ, 1980 के दशक में उत्तर पूर्वी श्रीलंका में स्वतंत्र तमिल यानी जिनको इल्म कहा जाता था, सरकार बनाने को लेकर अनेक संगठन बने। उसके बाद में जब आगे चलकर दोनों पार्टियों में, दोनों भाषाएं बोलने वाले लोगों में अविश्वास हो गया, तो उनमें गृह युद्ध छिड़ गया। इसके बाद में जब गृह युद्ध शुरू हुआ तो उसमें हजारों लोग मारे गए, अनेक लोग शरणार्थी बन गए, और इनके रोजी रोटी क्या हो गई थी, चौपट हो गई थी। अब आगे देखो बच्चों कि बेल्जियम की इसमें समझदारी क्या थी। श्रीलंका में तो गृह युद्ध छिड़ गया, लेकिन जो बेल्जियम था उसकी स्थिति भी ऐसी ही थी, कैसी, श्रीलंका जैसी। लेकिन उन्होंने क्या समझदारी अपनाई, ये देखो बाप रे। देखो बच्चों, अब इसमें हम अगला पॉइंट करेंगे, बेल्जियम की समझदारी कि सरकार बनाने में या अपने देश को चलाने के लिए बेल्जियम की क्या समझदारी उस समय थी। तो बेल्जियम की क्या समझदारी थी कि इसने अपनी जो सरकार थी उसको अलग अलग भागों में बांट दिया। कैसे, देखो उन्होंने एक बना दी केंद्र सरकार। केंद्र सरकार जैसे हमारे भारत में अलग अलग स्तर पर अलग अलग सरकार है, जैसे केंद्र सरकार है, फिर राज्य सरकार है, प्रांतीय सरकार है, क्षेत्रीय सरकार है, और मतलब गांवों में अलग सरकार है, शहरों में अलग सरकार है। उसी हिसाब से बेल्जियम में भी जो सरकार थी उसको अलग अलग भागों में बांट दिया था। जैसे देश स्तर पर, देश पूरे देश, जैसे अपने भारत का देश है तो उसमें केंद्र सरकार जो है वो मुख्य पॉइंट है, उसी तरह उसने देश स्तर पर केंद्रीय सरकार को बना दिया था। वो पूरे देश की सरकार देखती थी, पूरे देश को देखती थी। दूसरा, उन्होंने क्षेत्रीय सरकार का गठन किया, और ये क्या करती थी, प्रांत स्तर पर देखती थी। क्षेत्रीय सरकार यानी उस क्षेत्र, अलग विशेष क्षेत्र के लिए जो सरकार बनाई गई थी वो क्षेत्रीय सरकार थी, और प्रांत स्तर पर बनाई गई थी। जैसे हमारे राजस्थान में अलग से सरकार है, गहलोत सरकार है, कांग्रेस पार्टी है, और हमारा मुख्यमंत्री अलग है, तो उसी हिसाब से वहाँ पर भी अलग अलग प्रांत में, जैसे अपने अलग अलग प्रांत है, राजस्थान प्रांत है, हरियाणा प्रांत है, ऐसे अलग अलग हिसाब से अलग अलग प्रांतों पर एक क्षेत्रीय सरकार बना दी गई थी। इसके अलावा उन्होंने क्या किया कि विशेष समुदाय के लिए, मतलब उनका जो समुदाय, अलग अलग समुदाय थे, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग थे, जैसे डच है, फ्रेंच है, ऐसे जो भाषा बोलते थे, उनके लिए एक सामुदायिक सरकार का निर्माण इन्होंने अलग से कर दिया।
फिर उन्होंने क्या किया, एक ब्रुसेल्स के लिए, ब्रुसेल्स क्या थी, इनकी राजधानी थी, और इसके लिए इन्होंने बेल्जियम में जो राजधानी थी, जैसे अपने जयपुर राजधानी है वैसे ही भारत की जैसे दिल्ली राजधानी है, राजस्थान प्रांत की जैसे जयपुर राजधानी है, वैसे बेल्जियम की ब्रुसेल्स राजधानी थी, और उसके लिए भी इन्होंने ब्रुसेल्स सरकार की अलग मान्यता प्राप्त दे दी। यानी हर स्तर पर इन्होंने अलग अलग सरकारें बना दी, और वो सरकार सिर्फ अपने ही क्षेत्र में अपने ही लोगों को, अपने ही समुदाय के लोगों को इस तरह से इन्होंने काम करना शुरू कर दिया। और ये सबसे बड़ी क्या थी, बेल्जियम की समझदारी थी। और ये जो चीज़ थी ये श्रीलंका में इसको नहीं अपनाया गया था। अब देखो बच्चों, अगला जो पॉइंट है, बेल्जियम की राजनीतिक व्यवस्था की कुछ खास बातें थी, ठीक है, वो हम कल पढ़ेंगे, अगले आपके पार्ट के अंदर पढ़ेंगे। ये जो मैं बोर्ड पे लिखा रही हूँ ये सारा काम आपकी कॉपी में होना चाहिए, ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट होना चाहिए। कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है, स्कूल आ जाओ, मेरे से पूछ लो, नहीं है, ठीक है। और घर पे रहना, सुरक्षित रहना, मास्क लगा के रहना बेटा, बाहर जाओ तब सैनिटाइज़र करते रहना, ठीक है, ओके।